देखो इसका नेक्स्ट टॉपिक अगर हम देखें वर्क एनर्जी में, तो क्या होता है हमारे पास, कोलिजन्स एंड टाइप्स ऑफ कोलिजन्स। फर्स्ट टाइप आता है इसमें, पर हाँ पहले ये समझ ले व्हाट इज कोलिजन। कोलिजन क्या होता है? इट इज एन आइसोलेटेड इवेंट इन विच अ स्ट्रॉन्ग फोर्स एक्ट बिटवीन टू और मोर बॉडीज। जैसे हम बात करें कि एक कार और एक ट्रक दोनों सामने से और टकरा गए, तो दैट इज अ टाइप ऑफ कोलिजन। एंड जब कोलिजन होता है तो दो चीजों का कंजर्वेशन आता है, मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। जनरली मोमेंटम तो सभी में कंजर्व होगा, बट काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होगी या नहीं वो टाइप ऑफ कोलिजन पे डिपेंड करता है। तो कोलिजन को दो टाइप में क्लासिफाई किया गया है, इलास्टिक कोलिजन एंड इनइलास्टिक कोलिजन। नाउ व्हाट इज इलास्टिक कोलिजन? डेफिनेशन देखें, द कोलिजन इन विच बोथ momentum and kinetic energies are conserved is called elastic collision, जिसमें काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम दोनों ही कंजर्व होंगे। जैसे हमने एक बॉल को थ्रो किया और जिस स्पीड से थ्रो किया वो उसी स्पीड से वापस आ गया हमारे पास, तो वो क्या हुआ, इलास्टिक कोलिजन। मोमेंटम भी कंजर्व और काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन क्या होगा, जिसमें ना तो मोमेंटम का लॉस होगा और ना ही एनर्जी का लॉस होगा। जैसा मैंने बताया, बॉल थ्रो किया, जिस स्पीड से हमने थ्रो किया सेम स्पीड से वापस आ गया। एग्जाम्पल, कोलिजन बिटवीन एटॉमिक पार्टिकल्स, बाउंसिंग ऑफ बॉल विद द सेम वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन विद अर्थ। इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा, इन विच ओनली मोमेंटम इज कंजर्व बट काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व। जैसे हम एक उसका किसका बॉल बना लिया, हमने मड का एक बॉल लिया और हमने उसको बॉल की तरफ थ्रो किया, तो क्या होगा, वो वहाँ स्टिक हो जाएगा या फिर वो नीचे गिर जाएगा स्टिक होकर, तो वहाँ एनर्जी का कंप्लीटली कन्वर्जन हो जाएगा, एंड दैट इज नोन एज इन इलास्टिक कोलिजन। कोलिजन बिटवीन टू ऑटोमोबाइल ऑन अ रोड, in fact all majority of collision belong to this category। मैक्सिमम कोलिजन कौन सा टाइप के होते हैं, इन इलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इन इलास्टिक होगा जिसमें एनर्जी का कंप्लीट लॉस हो जाए, जैसे एक बुलेट और वुडन ब्लॉक का कोलिजन। जैसे ही वुडन ब्लॉक पे बुलेट शूट की तो बुलेट उसके अंदर एम्बेड हो जाएगी, तो वो कंप्लीट लॉस हो गया एनर्जी का। ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन हमने कोलिजन में लिया है वन डायमेंशनल, विच इज ऑल्सो नोन एज हेड ऑन कोलिजन, बिकॉज वो कैसा है, वन डायमेंशनल है। जैसे कोलिजन ऑफ टू ग्लाइडर्स ऑन एयर ट्रैक। एंड एक ऑब्लिक कोलिजन होता है जहां पर किसी एंगल पे कोलिजन होता है ऑब्जेक्ट्स के बीच में। दैट इज ऑल्सो नोन एज टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल। जैसे कोलिजन ऑफ बिलियर्ड बॉल जो होता है वो कैसा होता है, टू डायमेंशनल ऑब्लिक कोलिजन। तो हमने इस तरह से टाइप्स ऑफ कोलिजन समझे। वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन की बात करें अगर हम, तो ये बिफोर कोलिजन हमने अज्यूम किया कि m1 m2 मासेस की वेलोसिटीज थी u1 u2, बट आफ्टर कोलिजन इनकी वेलोसिटीज हो गई v1 v2। ना अभी हमें इनका रिलेशन डिराइव करना है, किसके बीच में, रिलेशन डिराइव करना है बिटवीन u1 u2 एंड v1 v2। कौन से कोलिजन की बात कर रहा हूं मैं अभी, ये है वन डायमेंशनल हेड ऑन कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन। अब सबसे पहले हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाते हैं। तो बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल्स टू होना चाहिए m1 v1 प्लस m2 v2। नाउ हम क्या करते हैं, m1 m1 वाले टर्म लेफ्ट में ले आते हैं, तो m1 कॉमन निकल जाएगा, एंड m2 m2 वाले टर्म राइट में ले जाते हैं, तो m2 कॉमन निकल जाएगा। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई हमारी फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम।
सेकेंड, बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इक्वल होना चाहिए हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। ये कहाँ से आया? बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इसमें भी सेम प्रोसीजर करते हैं, मतलब हम m1 वाले टर्म लेफ्ट में लेके m1 कॉमन ले ले तो क्या आएगा u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, m2 वाले टर्म राइट में ले लें तो m2 कॉमन लेके क्या आएगा v2 स्क्वायर माइनस, ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन सेकेंड पर, उसके पहले हाफ हाफ कैंसिल कर देते हैं हम लोग। ये आ गई हमारे पास सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट क्या थी हमारे पास? m1 इंटू यू वन माइनस वी वन, m2 इंटू वी टू माइनस यू टू, ये फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर देते हैं। ये दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारे पास m1 तो कैंसल, u1 स्क्वायर v1 स्क्वायर अपॉन u1 माइनस v1, u2 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर अपॉन u2 माइनस v2, ऐसा आएगा ये, सॉरी v2 स्क्वायर आएगा, v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर अपॉन v2 माइनस u2। अब आइडेंटिटी लगाते हैं इसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। क्या होता है भाई? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो न्यूमरेटर में क्या बन जाएगा u1 माइनस वी वन, यू वन प्लस वी वन अपॉन में u1 माइनस वी वन, वी टू माइनस यू टू, वी टू प्लस यू टू अपॉन में v2 माइनस v2। भाई ये तो हो गए कैंसल, u1 प्लस v1, v2 प्लस u2, यानी u1 माइनस u2 आ गया v2 माइनस, ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन आ गया हमारे पास। दिस वन इज नोन एज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच equal this one relative velocity of separation। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच प्रूव हो गया, किसके इक्वल होता है? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन के। अब देखो हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है? m1 u1 प्लस m2 u2 m1 v1 प्लस m2 v2। एंड हमने अभी देखा कि जो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और सेपरेशन का रिलेशन देखा वो क्या आया हमारे पास? u1 माइनस u2 इक्वल्स टू v2 माइनस v1। इन दोनों रिलेशन का यूज करके हमें v1 की वैल्यू फाइंड करना है। अब तो कैसे कर सकते हैं हम? यहाँ से v2 की वैल्यू निकालें, क्या आएगी? u1 माइनस u2 प्लस, ये वैल्यू को इसमें पुट करो तो सॉल्व करके देखो क्या आता है। देखो v2 की वैल्यू हम लोग इसमें पुट करेंगे, m1 u1 प्लस m2 u2 m1 v1 m2 इंटू क्या आएगा u1 माइनस u2 प्लस v1। तो m1 u1 प्लस m2 u2 m1 v1 m2 u1 m2 u2 m2 v1। अब v1 वाले टर्म बस यही रहने दो, बाकी सबको लेफ्ट साइड शिफ्ट कर दो। m1 u1 माइनस m2 u1, ये u1 वाले टर्म को लेफ्ट लेके आए। m2 u2 एक ये है और एक इधर आएगा तो ट्वाइस m2 u2 बन जाएगा। इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा? v1, तो बना m1 प्लस
अब यहाँ से u1 कॉमन लेके m1 माइनस m2 इंटू u1 प्लस ट्वाइस m2 इंटू u2, ये m1 m2 को इसके अपॉन में ले आओ दोनों के, इस तरह से हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, v1 की। आया समझ में? ऐसे ही हम फाइंड कर सकते हैं v2 की वैल्यू, यहाँ से v1 फाइंड करके सब्स्टिट्यूट करें तो, हाँ साथ में भी लिख सकते हैं, सेपरेट करके लिखा जाता है ताकि समझने में आसानी हो। m1 माइनस m2 के अपॉन में m1 प्लस m2 आता है, 2m2 के अपॉन में m1 प्लस m2। अब अगर तुम्हें v2 चाहिए तो बस ये जहाँ 1 है वहाँ 2 कर दो, जहाँ 2 है वहाँ 1 कर दो, मतलब v2 का फॉर्मूला क्या बन जाएगा मेरे पास, m1 माइनस m2 की जगह क्या मिलेगा, m2 माइनस m1 अपॉन में m2 प्लस m1, u1 की जगह क्या आएगा यहाँ पर u2, ट्वाइस m2 की जगह क्या आएगा, ट्वाइस m1 u1 अपॉन में इसके भी क्या आएगा m2 प्लस m1। तो इस तरह से हम v2 भी फाइंड कर सकते हैं। आगे हम इसके स्पेशल केसेस समझते हैं। स्पेशल केसेस देखें हम लोग, केस 1, इफ टू बॉडीज हैव इक्वल मासेस, इन दैट केस वेलोसिटी 1 v1 का फॉर्मूला क्या होगा, m1 m2 इक्वल है, कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2m अपॉन 2m आ जाएगा, मतलब v1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा u2, यानी अगर मासेस इक्वल है तो जो सेकंड वाले की इनिशियल वेलोसिटी थी वो फर्स्ट वाले की क्या बन जाएगी, फाइनल वेलोसिटी। और सिमिलरली इसका अपोजिट क्या होगा, जो फर्स्ट की इनिशियल थी वो सेकंड की फाइनल बन जाएगी। इन शॉर्ट इस केस में दोनों ऑब्जेक्ट की वेलोसिटीज क्या हो गई, एक्सचेंज हो गई। यानी अगर मासेस इक्वल है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, तो जब कोलिजन होगा तो उस कोलिजन के बाद उनकी वेलोसिटीज क्या हो जाएंगे, एक्सचेंज हो जाएंगे। तो ये किसमें होगा, हेड ऑन कोलिजन में, देयर इज अ सिंपली एक्सचेंज ऑफ देयर वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। एग्जाम में इस पे क्वेश्चन भी आ सकता है, शो दैट that in the head-on collision there is an exchange of velocity after collision। तो तुम्हें क्या करना है, पहले ये शो करना है v1 इक्वल्स टू u2 एंड क्या शो करना है v2 इक्वल्स टू। ऐसे ही सेकेंड केस देखें हम लोग, सपोज इनिशियल वेलोसिटी है u1 है लेकिन सेकेंड ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, लेकिन आफ्टर कोलिजन हमें बताना है ये जीरो हो जाएगा और ये वेलोसिटीज एक्सचेंज हो जाएगी, जैसा अभी हमने देखा। तो अभी मासेस सेम है एंड u2 गिवन है हमारे पास 0, तो ये आना चाहिए। एंड इस केस में हमने मासेस को सिमिलर किया जैसे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास v1 इक्वल टू 0 और v2 इक्वल टू क्या आ जाएगा u1 आ जाएगा ऐसा। बट ये किस कंडीशन में, जब मासेस क्या होंगे, सेम होंगे। तो क्या देखा हमने, जब मासेस इक्वल होंगे, जैसे यहाँ पर अगर हम मासेस इक्वल कर दें तो पूरा 0 हो जाएगा, यानी v1 तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0 और v2 क्या आ जाएगा, देखो 2m अपॉन 2m u1 प्लस 0, मतलब v2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा। यानी अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो आफ्टर कोलिजन सेकेंड वन रेस्ट में आ जाएगा और वेलोसिटीज क्या हो जाएंगी, एक्सचेंज हो जाएंगी। क्या मतलब समझ में, ऐसे देखो पहले ये मूव कर रहा था, ये रेस्ट में था, आफ्टर कोलिजन फर्स्ट वाला रेस्ट में आ गया, लेकिन जो फर्स्ट की इनिशियल वेलोसिटी थी वो किसको मिल गई, सेकेंड ऑब्जेक्ट को। इन शॉर्ट यहाँ पर भी तो वही हुआ, क्या हुआ, एक्सचेंज ऑफ वेलोसिटीज। नेक्स्ट केस देखते हैं, थर्ड केस, व्हेन अ स्मॉलर बॉडी कोलाइड्स विद अ हेवियर बॉडी, यानी m1 निग्लिजिबल है, लाइक एक ट्रक वाले से जाके एक साइकिल वाला टकरा गया, यानी ट्रक ने साइकिल वाले को टक्कर मार दी, क्या होगा उस केस में, साइकिल वाले ने ट्रक वाले को टक्कर मारी है ना, u2 0 है, मास m2 जो ग्रेटर है दैट इज स्टेशनरी, अब वो साइकिल वाला जाता है और ट्रक वाले को टक्कर मार देता है, क्या होगा, कुछ होगा क्या, ये तो अपनी प्लेस से नहीं हिलने वाला है, यानी
ये जिस वेलोसिटी से जाएगा उसी वेलोसिटी से वापस आ जाएगा। अब इसको हम प्रूव कैसे करेंगे? वही फॉर्मूले यूज करके। क्या गिवन है इसमें हमारे पास? u2 क्या है? u2 क्या था? 0 ना। u2 तो 0 हो गया और m1 निग्लिजिबल था तो हमने m1 को भी 0 रख दिया। m1 मतलब साइकिल का मास, निग्लिजिबल एज कंपेयर टू जो ट्रक है उसके मास से। तो m2 कैंसल, v1 इक्वल्स टू क्या आ गया इस केस में? -u1। कैसे आया? हमने क्या अज्यूम किया यहाँ पे कि m1 निग्लिजिबल है और u2 क्या है? 0। अभी v1 फाइंड किया, अब क्या करेंगे? v2 फाइंड करेंगे तो v2 में क्या होगा? पूरा का पूरा क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, क्योंकि तब यहाँ u2 आएगा और यहाँ क्या हो जाएगा? u1। तो हमने देखा कि जब एक बहुत बड़े ऑब्जेक्ट के साथ एक छोटा सा ऑब्जेक्ट कोलाइड होता है तो क्या हो जाता है? सेकेंड वन की फाइनल वेलोसिटी तो इनिशियल जैसी ही रहती है 0, लेकिन जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट कोलाइड हुआ उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी उसी से वापस वो आ जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में। केस 4, अब अपोजिट चलते हैं। कौन किसको टक्कर मारेगा? ट्रक वाला साइकिल वाले को टक्कर मारेगा भाई। तो क्या होगा? इसकी ट्रक की वेलोसिटी में तो कोई चेंज होना ही नहीं है ना, लेकिन साइकिल वाले की वेलोसिटी में क्या चेंज आएगा हम वो देखते हैं। देखो अभी हमने इसमें क्या किया है, क्या अज्यूम किया है? m2 इज 0 और u2 भी 0 है, तो v1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? u1। m2 इज 0 एंड u2 इज ऑल्सो 0। जब यहाँ m2 को 0 और u2 को 0 पुट करेंगे तो v2 इक्वल्स टू क्या आएगा? ट्वाइस ऑफ u1। मतलब साइकिल वाला जो है वो किस स्पीड से जाएगा? जिस स्पीड से ट्रक आ रहा है उसके डबल स्पीड से बाउंस बैक करेगा। मतलब अगर ट्रक वाले ने उसको 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कोलाइड किया तो 120 की स्पीड से जाएगा। ठीक है, ये इसका कौन सा केस हुआ? केस नंबर 4। नेक्स्ट आते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन पे। परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में बस मोमेंटम कंजर्व्ड होगा बट काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होगी। इस केस पे भी डेरिवेशंस होते हैं पर मोस्टली ये डेरिवेशंस एग्जाम में पूछे नहीं जाते हैं, इसलिए बस तुम लोग किसके डेरिवेशंस करके जाओगे? परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के। एक हेड ऑन कोलिजन में एक टर्म आता है हमारे पास, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, which is equal to which is represented by E and equals to v2 minus v1 upon u1 minus u2, that is relative velocity of separation divided by velocity of relative velocity of approach. This is known as coefficient of restitution. 1 मार्क में इसकी डेफिनेशन आ सकती है। एंड जैसा मैंने इलास्टिक कोलिजन में बताया कि सेपरेशन और अप्रोच की वेलोसिटी तो इक्वल ही होती है, मतलब परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू 1 होती है और परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू 0 होती है। यानी इस E की जो रेंज है दैट इज इन बिटवीन 0 एंड 1, मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम वैल्यू 0। तो ध्यान रखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होती है, बस ये ध्यान रखना है हमें, क्या होती है? बिटवीन 0 एंड 1। 0 किसके लिए होगी? परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन के लिए, और 1 किसके लिए होगी? परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए। एंड इन इलास्टिक कोलिजन के लिए इन बिटवीन 0 एंड 1। कोलिजन इन 2 डायमेंशन देखें, जैसे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ऑफ मास m1। अब ये ऑब्जेक्ट कोलाइड होता है एक दूसरे ऑब्जेक्ट से जिसका मास क्या है? m2। नाउ बट बोथ आर एट कोलाइड एट सम एंगल। ऐसा नहीं है कि जैसे पहले स्ट्रेट लाइन में कोलाइड हुए वैसे कोलाइड हुए और वैसे के वैसे ही चले गए। यहाँ इसकी इनिशियल वेलोसिटी हमने u1 ले ली एंड ये u2 है
बट आफ्टर कोलिजन m1 और m2 कुछ एंगल पे चले जाते हैं. Suppose this angle is theta 1 and this one theta 2. This is known as collision in 2 dimension. 1 dimension में क्या होगा, ये सेम लाइन पे चलते रहेंगे, कोई एंगल नहीं बनेगा. अब हम पहले मोमेंटम का कंजर्वेशन देखें यहाँ पर. तो यहाँ दो तरह के मोमेंटम आते हैं. नंबर 1 हॉरिजॉन्टल मोमेंटम, नंबर 2 वर्टिकल मोमेंटम. सपोज ये v1 वेलोसिटी से इधर गया है और ये v2 वेलोसिटी से गया. अगर मैं इसका रिजोल्यूशन करूं तो इस तरफ मेरे पास आएगा v1 cos थीटा 1 एंड v2 cos थीटा 2. थीटा 1 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, थीटा 2 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. थीटा 1 का वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, v1 sin थीटा 1. तो v1 को हमने रिजोल्व कर लिया. सिमिलरली v2 को भी रिजोल्व करें, v2 sin थीटा 2. ध्यान रखना दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है. अब हम देखते हैं हॉरिजॉन्टल मोमेंटम क्या है. हॉरिजॉन्टल मोमेंटम की बात करें तो क्या होगा, देखो m1 u1 इनिशियल मोमेंटम एंड फाइनल हॉरिजॉन्टल मोमेंटम क्या बनेगा, m1 v1 cos थीटा 1 प्लस m2 v2 cos थीटा 2. तो ये एक इक्वेशन बन गई किसकी, हॉरिजॉन्टल मोमेंटम की. ऐसे वर्टिकल की क्या होगी, वर्टिकल इनिशियल मोमेंटम तो क्या था, जीरो. क्यों जीरो, ऑब्जेक्ट कैसा मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट कैसा मूव कर रहा है, हॉरिजॉन्टल. यानी वर्टिकल मोमेंटम इनिशियली क्या है, जीरो. और फाइनली क्या होंगे, m1 v1 sin थीटा 1 माइनस m2 v2 sin थीटा 2. माइनस क्यों, बिकॉज बोथ आर गोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन. दिख रहा है, ये क्लियर सबको. तो ये हम किस केस में यूज करते हैं, ये दोनों इक्वेशंस कब यूज करना है इसको, जब हाँ कोलिजन इन 2 डायमेंशन हो. 1 डायमेंशन में तो हम डायरेक्ट लगा देते हैं ना. अब ये दो इक्वेशन है हमारे पास ऑब्लिक कोलिजन में. नेक्स्ट डेरिवेशन तुम्हारे पास ये है कि अगर ये दोनों ऑब्जेक्ट का मास इक्वल है तो तुम्हें प्रूव करना है थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज 90 डिग्री. क्या प्रूव करना है, थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज 90 डिग्री. कब लगाना है ये चीज, प्रूव क्या करना है, थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल्स टू 90 इफ m1 इक्वल्स टू m2 इक्वल्स टू m. गिवन ये है, गिवन है मासेस आर इक्वल, शो दैट. क्या शो करना है हमें, थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज 90 डिग्री. अगर हम मासेस इक्वल कर दें तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगी, m कॉमन निकाल के कैंसिल कर दो, फर्स्ट इक्वेशन ये बन जाएगी हमारी. ये आ गई इक्वेशन नंबर 1. ना हम इसका स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स करते हैं. वो क्योंकि मैं आगे बता रहा हूँ, क्योंकि हमें इसको साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर करके 1 बनाएंगे. तो u1 स्क्वायर क्या आएगा, v1 cos थीटा 1 प्लस v2 cos थीटा 2 का होल स्क्वायर. नाउ u1 स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, v1 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा 1, v2 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा 2 प्लस 2v1 v2 cos थीटा 1 cos थीटा 2. ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई. कहाँ से आई, इसका स्क्वायरिंग करके.
तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। एक और इक्वेशन बनाते, देखो ये क्या है हमारे पास, सेकेंड वाली इक्वेशन, इसका यूज करें। 0 इक्वल टू mv1 साइन थीटा 1 mv2 साइन थीटा 2, इसमें से भी m कॉमन ले लो, v1 साइन थीटा 1 माइनस v2 साइन थीटा 2, 0 बाय m 0, इसमें भी हम लोग स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स करते हैं। क्या बन जाएगा ये, 0 का स्क्वायर तो 0, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ओ माइनस 2ab। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन आ गई। हमारे पास दो इक्वेशन है, इन दोनों को प्लस करें, ये दोनों को प्लस करेंगे हम लोग। इक्वेशन 1 प्लस 2 करें, u1 स्क्वायर प्लस 0, तो u1 स्क्वायर हो गया, ये दोनों में से v1 स्क्वायर कॉमन ले लो, क्या बचेगा ब्रैकेट में, cos स्क्वायर थीटा 1 साइन स्क्वायर थीटा 1, इन दोनों में से v2 स्क्वायर कॉमन लो, cos स्क्वायर थीटा 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2, और इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा हमारे पास, क्या कॉमन आएगा यहाँ से, 2v1 v2, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, cos थीटा 1 cos थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1 साइन थीटा 2। तो u1 स्क्वायर आ गया, देखो v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2v1 v2, और ये किस चीज का फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला है, cos ए cos b माइनस साइन ए साइन बी, cos a प्लस b होता है ऐसा, ये किसका फॉर्मूला, cos a प्लस b। ध्यान रखना, अभी हमें प्रूव क्या करना है, थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल्स टू क्या करना है, थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल्स टू 90 डिग्री। अभी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएं, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए हाफ m1 u1 स्क्वायर इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। बट जैसा कि हमारे पास मासेस तो सेम थे, यानी ये बन जाएगा m u1 स्क्वायर m v1 स्क्वायर m v2 स्क्वायर, हाफ और m कॉमन लेके कैंसिल कर दो, तो u1 स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। ये वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, यानी u1 स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, u1 स्क्वायर होगा ऐसा प्लस ट्वाइस ऑफ v1 v2 cos थीटा 1 प्लस थीटा 2। ना ये u1 स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएंगे, 2v1 v2 cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल टू क्या आ गया, 0, अपॉन में ले लें ये cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 की वैल्यू क्या आ गई, 0, और cos 0 कब आता है, जब एंगल क्या होता है इसका, 90 डिग्री। इससे प्रूव हो गया कि ये दोनों एंगल का सम क्या होना चाहिए, 90 डिग्री। मतलब जब मासेस सेम होंगे और उनके बीच में ऑब्लिक कोलिजन होगा तो दोनों कहाँ, किस एंगल पे जाएंगे, 90 डिग्री पे।